नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम हिंदी की श्रृंखला आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो आज क्रम में जो हमारी हिंदी व्याकरण की दूसरी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हमने अपभ्रंश के बारे में बता रखा है, हिंदी के विकास क्रम के बारे में बता रखा है, तो ज़रूर से आप उस वीडियो को देखिएगा। हमने कहा था कि हिंदी के विकास क्रम में शुरू हुई थी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ था। उस अपभ्रंश से कई भाषाओं का विकास हुआ, उसमें अपवाद थी। दक्षिण भारत की जो भाषाओं का विकास हुआ है वो अपभ्रंश से नहीं हो रखा है, ये बात हमने आपको बताई थी। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखो, कोई भी वीडियो लेके आते हैं उसमें आपको कुछ नयापन जरूर से मिलेगा, आपको नई बातें सीखने को जरूर मिलेगी। आप पूरे अंत तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ का अर्थ बताते हुए चलेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट एक एक करके आपको समझाते हुए चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और बने रहेगा हमारे चैनल में। आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण की आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। इसमें जो हमारे पहले वाले पार्ट में मुख्यतः हमने हिंदी के विकास क्रम को देखा है। इसमें मुख्यतः संवैधानिक प्रावधान और जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं उनको समावेशित करा गया है। आइए, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। वो कौन कौन से भाषा परिवार हैं, ध्यान से देखिएगा। भारूपीय परिवार, द्रविड़, औष्टिक और चीनी तिब्बती। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। आपके 4 भाषा परिवार में भारूपीय, द्रविड़, औष्टिक और आपके चीनी तिब्बती। तो जो हमारी हिंदी है वो भारूपीय परिवार की भाषा है। जो हमारी हिंदी है वो भारूपीय परिवार की भाषा है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो हिंदी आपका जो उत्तर होगा वो भारूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है जो भाषा परिवार है वो आपका भारूपीय भाषा परिवार है। लगभग 73% जो लोग हैं बोलने वाले भारूपीय परिवार के ही लोग हैं। भारूपीय परिवार के ही लोग हैं। भारत में लगभग 73% के आसपास है और भारूपीय परिवार की ही भाषा है हिंदी आपकी। आगे देखिए, आपकी जो द्रविड़ है लगभग 25% के आसपास बोली जाती है। ऑस्ट्रिक लगभग 1.3 के आसपास और चीनी तिब्बती 0.7% के आसपास सबसे कम बोली जाती है जी। जो चीनी तिब्बती है सबसे कम बोली जाती है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की है, तो आपका उत्तर अब आपको आ गया है और उत्तर क्या है, भारूपीय परिवार की भाषा। आगे देखिए, आधुनिक काल का सामान्य उपविभाजन, इसको जरूर से देखिएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो फिर बात करेंगे। तो आधुनिक काल का सामान्य उपविभाजन, वैसे जो ये पूरा पार्ट है, जो हमारा सेकंड वाला जो पार्ट है, इसको हम हिंदी साहित्य में और डिटेल से पढ़ेंगे। कई विद्वानों ने हिंदी के कालखंड को अपने अपने मतानुसार बांटा है, उनको हम वहाँ देखेंगे। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप LT की तैयारी कर रहे हैं, आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो वहाँ पर आपको साहित्य पढ़नी पड़ेगी। और हर किसी व्यक्ति जिसने भी बोला होगा कि हिंदी के कालखंडों को विभाजित करा होगा वो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो अगर आप सामान्य ग्रुप C की तैयारी कर रहे हो या आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए आपका इतना ही भाग में से पूछा जाता है। अधिकांशतः इन्हीं भागों में से पूछा जाता है। तो देखते हैं, देखो, आधुनिक काल का सामान्य उपविभाजन, हिंदी के काल का सामान्य उपविभाजन की बात करेंगे तो आधुनिक काल का सामान्य उपविभाजन देखिए, भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक है। 1850 से 1900 तक जो आपका भारतेंदु युग है। द्विवेदी युग यानी 1900 से लेके 18 तक, 1918 तक जो है आपका द्विवेदी युग माना जाता है। छायावाद युग जो होता है 1918 से आपका 1936 तक छायावाद युग है। ये छायावाद युग में कुछ जो कवि हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे आपके जयशंकर प्रसाद जी हो गए। आपके प्रसाद जी का नाम महत्वपूर्ण है यहाँ पर। उसके अलावा आपका निराला जी का नाम महत्वपूर्ण है, आपके पंजी का नाम महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपकी महादेवी वर्मा का नाम महत्वपूर्ण है। तो इनको ध्यान से देखिएगा कि छायावाद युग के ये आपके कवि कवित्री हैं। ये आपके जयशंकर प्रसाद जी हो गए, आपकी महादेवी वर्मा हो गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए और आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए। ये छायावाद के साहित्यकार हैं। तो ये पूछे जाते हैं कि ये किस काल के हैं, तो छायावाद युग के हैं। हम सबको देखेंगे बाद में, साहित्य वाली जो हमारी क्लास होगी सबका हम डिटेल अध्ययन करेंगे, आप उसकी भी बिल्कुल चिंता ना करिएगा। छायावाद के बाद है प्रगति युग जो 1936 से आपका 1943 का समय काल है। प्रयोगवाद 1943 से 51 के बीच है। नई कविता 1951 से 60 तक का समय है और साठोत्तरी कविता 1960 से अद्यतन तक है। ये क्रम पूछा जाता है। ये सन तो पूछे नहीं जाते, लेकिन आपके
आपके ज्ञान के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसकी पूरी डिटेल पढ़िएगा, यही मैं मानता भी हूँ। तो क्रम यही पूछे जाते हैं, जैसे भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के बाद छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता, शाठोत्तरी, बहुत याद है। भारतेंदु आए, द्विवेदी जी आए, छायावाद आया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और शाठोत्तरी कविता। ये क्रम आप याद रखिएगा, बाकी सब भी याद करेगा साइड से। तो इससे पहले क्या होता, बड़ा विवाद था हिंदी के कालखंडों को मतलब किस प्रकार से बांटे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो 900 वर्षों के पूरे इतिहास को जो है हिंदी का, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को 4 खंडों में विभाजित कर दिया। 4 खंडों में, ये प्रमाणिक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को 4 खंडों में विभाजित करा। देखो, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को 4 खंडों में विभाजित करा है। हिंदी को 4 खंडों में विभाजित किसने करा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और यहाँ पर को जो हमने पढ़ा, ये आधुनिक काल का सामान्य उपविभाजन है। यह आधुनिक काल का सामान्य उपविभाजन को हमने यहाँ पर देखा मुख्यतः। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी को कितने कालखंडों में बांटा है। तो वीर गाथा काल की बात करी, भक्ति काल के बारे में उन्होंने बोला, तीसरा रीति काल कहा और चौथा आधुनिक काल का। हम आगे भी देखेंगे, जहां पर देखेंगे कि हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं वो भी आपसे कह रहे होंगे कि आदिकाल, वो वीरगाथा काल को क्या कह रहे होंगे? आदिकाल कह रहे होंगे। उस भक्ति काल को कह रहे हैं पूर्व मध्यकाल, रीति काल को कह रहे होंगे उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को आधुनिक काल ही वो भी कहेंगे। यानी यहाँ वीरगाथा काल की जगह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपका क्या कह देते हैं? आदिकाल कहते हैं जी। इसको ध्यान रखिएगा आप जरूर से। तो ये हमने आपको एक विभाजन बता दिया, पूछा जाता है। और जो भी हमारे नए पॉइंट हैं, हम उनको अपनी जो भी वीडियो लाते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को, कुछ ना कुछ नया मिलेगा जी। नयापन जरूर होगा हमारे जो भी वीडियो आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला टॉपिक हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज कर रखे हैं। इसमें लगभग 8 टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो 2 पार्ट हमारे हो गए। तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, एक प्रश्न हमेशा आता है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा से। देखो, राष्ट्रभाषा क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि अगर पूरे क्षेत्र में बोले जाने वाली, पूरे जनमानस की अगर एक ही भाषा होगी, हम उसे कहेंगे राष्ट्रभाषा। यानी कि पूरे, अगर हम भारत के संदर्भ में कहें, उत्तर से लेकर दक्षिण, आपका जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक, अगर सभी लोग एक ही भाषा को बोलते वो हमारी राष्ट्रभाषा होती। लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर भारत की अपनी बोलियां हैं, दक्षिण भारत की अपनी बोलियां हैं, पूर्व की अपनी बोलियां हैं, पश्चिम की अपनी बोलियां हैं। यानी कि पूरे भारत में एक ही भाषा को नहीं बोली जाती है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है जी। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। ये एक आपकी प्रायोगिक भाषा के रूप में कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी संवैधानिक भाषा नहीं है जी। कहीं उल्लेख नहीं है राष्ट्रभाषा के बारे में। तो राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है, भी ध्यान दे रखिएगा। तो इस राष्ट्रभाषा को आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं है। तो राजभाषा क्या है? राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, राजकीय कार्य को करने की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजकाज की भाषा, राजकीय कार्य को करने के लिए आपकी जो भाषा प्रयोग होती है उसे राजभाषा कहते हैं। प्राचीन काल में भी जब राजा हुआ करते थे, आपके नवाब हुआ करते थे, उस समय राजभाषा को दरबारी भाषा के रूप में जाना जाता था। ध्यान से सुनिएगा कि राजभाषा को जब प्राचीन समय में राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, उस समय राजभाषा को नवाबी भाषा, दरबारी भाषा के रूप में जाना जाता था। ध्यान से देखिए। तो अब ये राष्ट्रभाषा के विकास के लिए कई कदम उठा गए, कई लोगों ने अपने जो है वो कार्य करे राष्ट्रभाषा के विकास के लिए। तो ऐसे ही राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, उनका हमने यहाँ पर को जो है आपके लिए लेके आए हैं। तो जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा करी गई है। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई है, कलकत्ता में करी गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में 1867 में आत्मानंद पांडुरंग जी के द्वारा करी गई है। आत्मानंद पांडु जी के द्वारा करी गई है, बम्बई में करी गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा करी गई है। पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? दयानंद सरस्वती जी ने कर रखी है, ये भी आपकी बम्बई में ही करी है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी
विवेकानंद जी के द्वारा करी गई थी बेल्लूर में। तो ये पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय जी द्वारा, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी के द्वारा करी गई है। नाम पूछा जाता है, सन बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आपको याद रखने हैं जी इन सनों को भी। ये क्या थे, ये हमारे राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक संस्थाएं थी, पूछी जाती बार बार, इसलिए मेंशन करा। अब देखो राष्ट्रभाषा हम समझ गए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो राजभाषा हम समझ गए, राजकीय भाषा हम कह सकते हैं, राजकाज की भाषा कहते हैं। तो राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है जी, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। क्यों संवैधानिक शब्द है? क्योंकि हिंदी को 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया। संविधान में लिख दिया है जी कि 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी होगी वो हमारी राजभाषा होगी। हिंदी जो होगी हमारी राजभाषा होगी, राजभाषा होगी हिंदी। ध्यान से सुनिएगा। तो हिंदी दिवस, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा इन चीज़ों को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक मैंने मेंशन करा हुआ है, एक विश्व हिंदी दिवस पूछा जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 10 जनवरी। 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस। जिस दिन भी जो दिवस होता है उस दिन सेलिब्रेट करिए, तो आपको वो हमेशा याद रहेंगे। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, संभवतः ये पार्ट आपने समझा होगा। अब अपने आगे चौथे पार्ट की ओर चलते हैं। हर कोई पार्ट अपने से कनेक्ट है, हर पीछे वाले से कोई भी चीज़ लिखा होगा तो देखो इतिहास का क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रम से पढ़ें कोई चीज़ को, उसकी पीछे वाली चीज़ क्या घटना घटी थी उसको भी चलते हुए चलें, तो वो जो ज्ञान हो जाता है वो थोड़ी स्थायीकरण की ओर चले जाता है। तो हम भी चलते हैं आगे की ओर, आइए बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि जो हमारी जो राजभाषा है, जो राजभाषा जो हिंदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि भाषा के लिए, ठीक है, अब जो है भाषाओं का जो प्रावधान है, जो भाषाओं का प्रावधान है वो आपका भाग 17 में करा गया। राजभाषा को जो है वो भाग 17 में रखा गया है। अभी भाग 17 कैसे हो गया जी? देखो संविधान में 22 भाग हैं, संविधान में 22 भाग है, उनमें से जो 17वां भाग है, जो 17वां भाग है, ध्यान से सुनिएगा, वो राजभाषा के लिए है। जो भाग 17 है संविधान की 22 भाषाओं में, जो आपका 17 भाग है वो राजभाषा के लिए है। तो उस भाग 17 में, उस भाग 17 में, यहाँ पर भाषा नहीं भाग है, ठीक है, भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के लिए बात करी गई है। 343 से 351 तक, 343 से 351 तक हिंदी के लिए हम बात करी गई है। हमने उन्हीं अनुच्छेदों को लिया है जो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, जो वही हमने लिए हैं। वैसे तो 343, 44, 45, 46, 47 ऐसे 51 तक है, हमने केवल तीनों को ही समावेशित कराया गया। ध्यान से देखेगा, और भी आपके घर से आप पढ़ेगा, किताब आपके पास है, और अधिक से अधिक जब भी आप नोट्स बना रहे होंगे आपके आगे 2-3 किताबें खुली होनी चाहिए। आप बाकी हमारा जो वीडियो है उसको सहारा लेते हुए आगे से और भी किताबें देखिए, और अब टिक लगाते हुए चलिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। और जो भी कहीं पर हमसे भी अगर कहीं पर कोई भूल हो जाती है तो वो भी हमें आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो मनुष्य है, मनुष्य गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई शब्द छूट सकता है, कोई शब्द का अर्थ गलत हो सकता है, कोई डेट गलत हो सकती है, तो आप ज़रूर से बताइएगा। देखो जब आप देख रहे होंगे अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक आ रही होगी तो ज़रूर से आपसे कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तो हम उसको ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल हमने कहा कि भाग 17 में राजभाषा के लिए प्रावधान है, और 343 से 351 तक जो राजभाषा के लिए 343 से 351 अनुच्छेद, 343 से 351 तक प्रावधान है। हमने 3 अनुच्छेदों को यहाँ लिया है, अनुच्छेद कई हैं, 343 से 351 तक सभी हैं। तो 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा उन्होंने बोला कि संघ की भाषा जो होगी वो आपकी हिंदी होगी, संघ की जो भाषा होगी वो आपकी हिंदी होगी, और जो लिपि होगी, जो आपकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और जो लिपि होगी वो आपकी देवनागरी होगी। ये कहा गया है 343, याद करेगा, रट लीजिएगा। आगे देखो 348 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उपबंध होने तक दूसरी भाषा का अंग्रेजी जारी रहेगी। यहाँ पर लिखा गया है आपका अनुच्छेद 348 में कि
उपबंध होने तक दूसरी भाषा का तब तक जारी कौन सी भाषा रहेगी? आपकी अंग्रेजी ही रहेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भी वहाँ कार्य हो रहे होंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वहाँ भाषाओं के बारे में बात करी गई कि कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, तो ये जरूर से याद करेगा। आगे 351 बहुत महत्वपूर्ण, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। 351 से 351 कहता है कि हिंदी के विकास के लिए जो है बात करी गई है। हिंदी के विकास के लिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे और इसके अलावा ऐसे प्रचार सभाएं करनी पड़ेगी जिससे हमारा हिंदी का विकास होगा। 351 कहता है हिंदी के विकास के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 351। बार बार पूछा जाता है तो आपको बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है, बार बार लिखना है। तो हम यही आपसे कहते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा अनुसूची। अब जैसे हमने 22 भागों में भाग 17 में राजभाषा को रखा गया है, वैसे अनुसूची में बात होती है। अनुसूची देखो, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को रखा गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को रखा गया है। तो उस अनुसूची जो 8 है उसमें जो 22 भाषाएं रखी गई हैं वो कौन कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले भी हम आपको एक अपनी ट्रिक बता चुके थे, डीएम बॉस वाले। यहाँ पर पूरी ट्रिक बताते हुए चलेंगे और आपको याद हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा कि अनुसूची 8 में, ठीक है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को रखा गया है। तो देखिए कौन कौन सी, जब संविधान बन गया था, संविधान लागू हुआ, तो उस समय 1950 में 14 भाषाएं थी। 1950 में 14 भाषाएं थी जो इस 22 भाषाओं में रखा गया, जो कि अनुसूची 8 में। तो इन 22 भाषाओं में से 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया था जी, उस दिन 1950 में 14 भाषाएं थी। वो 14 भाषाएं कौन कौन सी है ना, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको रटनी है, लिखनी है और पढ़ने हैं बार बार। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ध्यान से देखिएगा जी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं उस समय थी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 14 भाषाएं उस समय रखी गई थी। जैसे आगे बड़े 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, एक और भाषा जोड़ी गई और वह भाषा थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा, अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने सुना होगा ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ था। तो इतिहास से कनेक्ट कर लेना। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला सिंधी भाषा में कहा गया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो सिंधी भाषा को 1967 में एक और भाषा जोड़ दी गई। अब 14 की जगह 15 यहाँ पर भाषाएं हो गई हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अभी तो 22 भाषाओं तक हमें जाना है। अब जो हमारी ट्रिक काम करते हुए चलेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो 3 भाषाएं हैं, कॉमन है वो 3 भाषाएं। हमारी ट्रिक है इसके लिए कॉमन। तो वो कौन कॉमन है, हम आपको बता रहे हैं। कॉमन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और आपकी नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। बार बार पूछा जाता है कि 4 विकल्प दे देंगे, उसमें नेपाली भी दे देते हैं कि 22 भाषाओं में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो नेपाली भी दे देंगे। तो अक्सर हम लोग नेपाली को जो है टिक लगा दें। नेपाली जो है वो 22 भाषाओं में है, वो ध्यान से देखिएगा आप, नेपाली भी 22 भाषाओं में है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में। आपको टिक याद होनी चाहिए, आप कर दो कि 3 भाषाएं कॉमन हो गई हैं इसलिए जोड़ दी हैं, ऐसे करके आप याद करें। 3 भाषाएं कॉमन हो गई हैं इसलिए जोड़ दी हैं। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है 1992 में। तो अब जो है हम यहाँ तक पहुँचे थे 15 और 15 3 18 हो गए हमारे पास। कॉमन भी हम हो गए हैं, 18 भाषा तक हम पहुँच गए हैं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को हमने ऐड कर लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 92वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2003 में। 4 भाषाओं को जोड़ा गया जी, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बहुत ही आसान है। अब जो है डीएम हमारे बॉस होंगे, जो जिलाधिकारी होते हैं वो जिले के प्रमुख व्यक्ति होते हैं ना, तो हम भी उन्हीं को यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। जो हमारे डीएम होंगे वो बॉस होंगे, जो डीएम होंगे वो हमारे बॉस होंगे। तो यही ट्रिक आपको याद करनी है। कॉमन हम हो गए थे, अब डीएम हमारे बॉस होंगे। तो डी से डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। डीएम बॉस, तो डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। तो डीएम अब बॉस हो गए हैं। डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली हमारी 4 भाषाएं जुड़ गई हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ जी। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ को याद करते हुए चलेगा, लिखते हुए चलेगा, समझते हुए चलेगा। आगे बढ़ते हैं।
हमारा जो छठा टॉपिक है उपभाषा और बोलियों से संबंधित है। उपभाषा और बोलियों से संबंधित है। देखिए जैसे आप वीडियो देखते हैं ना, तो इसका डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसको भी चेक कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे हम बताते हैं, कोई शब्द हमसे छूट गया या कोई शब्द लिखने में गलती हो गई, अक्सर हो जाती है गलती, तो बाद में उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखो एक बार वीडियो बन जाती है तो उसमें एडिट नहीं हो पाती है। वीडियो एक बार बन गई वो एडिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3-4 GB की वीडियो बनती है कम से कम, तो वह एडिटिंग नहीं हो पाती है। एडिट जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो एडिट हो जाता है, उसमें हम लिख सकते हैं। तो ज़रूर से जब भी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, यही मैं आपको सलाह देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, हमने छठा जो टॉपिक लिया है वो उपभाषा और बोलियों से। हमने अपभ्रंश पढ़ लिए हैं, लगभग सेम ऐसे होंगे। तो 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं पूछा जाता है बार बार, कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं। बोलियां कितनी हैं? 17 हैं। बोलियां कितनी हैं जी? 17 है। तो अब मैं 17 की 17 बोलियां यहाँ लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ। जैसे राजस्थानी में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ट्रिपल एम जे जो हैं वो राजस्थानी की उपभाषाएं होंगी, ठीक है। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, आपकी जयपुरी, ठीक है, पूर्वी राजस्थानी की बात हो रही है, जयपुरी। उसके अलावा पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली होगी, या उसे कौरवी भी कह दिया आपकी। उसके अलावा आपकी ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, ये हमारी पश्चिमी हिंदी में आ गई। हरियाणवी हो गई, ये पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी जी। उसके अलावा पूर्वी हिंदी में ABC, अगर आपको याद हो, पूर्वी हिंदी में ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आपकी क्या आ जाएगी? भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है, भोजपुरी, मगही और आपकी मैथिली। और उसके अलावा पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली को लिया गया है जी, ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली को लिया गया है, ध्यान से देखिएगा। और पश्चिमी हिंदी में देखो यहाँ पर कितने हो गए, ये आपके 4 हो गए, 4 3 7 हो गए, 7 3 10 हो गए, 2 12 हो गए, 2 12 हो गए। बचा कितना हमारे पास? 4 और 3 7, 7 3 10, 10 2 12, और कितने बचे? 12, यानी कि हम 17 तक जा रहे हैं, तो 5 यहाँ पर हो जाएंगे जी, ठीक है। 5 कौन कौन सी होंगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी हो गई कौरवी या खड़ी बोली भी सिखा गया। उसके अलावा आपकी बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और जो कन्नौजी है, वो इन 5 को यहाँ पश्चिमी हिंदी में ले गया। इसको ध्यान देखिएगा जी, ये हमने आपको बता चुके हैं पहले से। ये प्रश्न यही आता है कि कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। राजस्थानी में ट्रिपल MJ, पश्चिमी में आपके 5 हो गई, पूर्वी में ABC हो गया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली हो गई, और पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली को यहाँ पर समावेश करा गया। आगे बढ़ते हैं जी। बार बार पूछा जाता है विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में। अभी हम आपको बता चुके हैं कि विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। सम्मेलन बार बार पूछा जाता है, पहला और अंतिम होना चाहिए। जो लेटेस्ट होता है, लास्ट वाला, उसको याद करिएगा। हमारे पास आंकड़ा 2018 का लास्ट वाला था, तो पहला जनवरी में मनाया गया 1975 में नागपुर में। नागपुर या संतरे, याद रखिएगा कहाँ होते हैं बताइएगा मुझे। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया वो जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित करा गया, नागपुर में। 11वां जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं, 11वां अगस्त 2018 में पोर्ट लुई में मनाया गया। पोर्ट लुई कहाँ है जी? पोर्ट लुई आपका है मॉरिशस। पोर्ट लुई कहाँ है? पोर्ट लुई आपका मॉरिशस है जी, इसको ध्यान रखिएगा। पोर्ट लुई मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेशित कराया गया है, इनको भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। स्वयंभू को इन्होंने वो लिखी है अपनी पवमचर्य का मतलब राम काव्य इन्होंने लिखी है, राम काव्य कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। गर्मजोशी के साथ जो है इकबाल जी ने लिखा है इसको। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, इकबाल जी की है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी, जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? ईसा अल्लाह खां जी के द्वारा। ईसा अल्लाह खां जी के द्वारा लिखी गई है। 5वां प्रश्न है,
1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। आशा करता हूं कि इस सेशन ने आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लगातार लेके आते रहेंगे। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करिएगा। हमारा फेसबुक पेज, हमारा टेलीग्राम पेज, जो टेलीग्राम चैनल है वो सब लगातार शुरू हो गए हैं, तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपके हाल ही में जो भी विज्ञापन जारी हुए, चाहे पटवारी हो, लेखपाल हो, समूह गौ के, आपके कोई भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए हिंदी महत्वपूर्ण हो जाती है। 20 नंबर की हिंदी है, आपको 20 में से 20 नंबर लाने हैं। 20 में से 20 नंबर आपको लाने हैं। मातृभाषा हिंदी हमारी कब काम आएगी? 20 में से 20 नंबर हमने लाने हैं। वादा है आपसे, एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। आप जुड़े रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।